नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में भूचाल ला देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर 30 मई को फैसला आने वाला है। इस मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। अदालत के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसले से पहले अंकिता के पिता ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले पर सियासत भी लगातार चल रही है। कांग्रेस अंकिता हत्या मामले में वीआईपी का खुलासा नहीं होने पर बीजेपी को लगातार घेरने का काम कर रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए जरा। अंकिता के तीनों दरिंदों को हो फांसी, पिता की गुहार कोर्ट में कबूल होगी। अंकिता हत्या मामले में इंसाफ की घड़ी, कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के फैसले की घड़ी आ गई है। 30 मई को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट मामले में फैसला सुनाएगी। 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी की डोब श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गई थी, जिसका 24 सितंबर को चीला नहर से शव बरामद हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 सहयोगियों सौरभ और अंकित के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की बात कबूली थी। पूछताछ में सामने आया कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने को लेकर हुए विवाद में अंकिता की हत्या की गई। अंकिता के चैट से भी इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि वो कथित वीआईपी कौन था, इस रहस्य पर पर्दा ही रहा। इस मामले में गठित एसआईटी की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि सौरभ और अंकित को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या क्या हुआ। 18 सितंबर 2022 ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रहस्यमय परिस्थिति में हुई गायब। 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज कराई गई। 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ मामला। 23 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ और सह प्रबंधक अंकित को गिरफ्तार किया गया। 24 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। 25 सितंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 19 दिसंबर 2022 को एसआईटी ने कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 ए के तहत आरोप तय। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय। 2 अन्य आरोपियों सौरभ और अंकित पर धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय। 28 मार्च 2023 को मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 मई 2025 को अदालत सुनाएगी फैसला। 2 साल से अधिक समय तक हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अंकिता की बिलखती मां और सूनी आंखों से पिता अदालत की कार्रवाई में शामिल होते रहे। और अब वो घड़ी आ गई है जब अंकिता के परिवार की न्याय की आस पूरी होने वाली है। फैसले से पहले अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की हत्या करने वाले तीनों दरिंदों को फांसी की सजा मिले। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों दरिंदों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में वीआईपी कौन था जिसके कारण अंकिता की हत्या हुई, उसका खुलासा नहीं किया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अंकिता हत्या मामले में त्वरित न्याय के लिए सभी जरूरी कदम उठाए, परिवार का पूरा साथ दिया। बीजेपी कोर्ट से अंकिता के परिवार को न्याय की उम्मीद जता रही है। अंकिता के मामले में भाजपा सरकार का जो रवैया है वो तो अपराधियों को बचाने का रहा है। आज तक भी नहीं पता चल पाया है कि वो वीआईपी कौन है जिसके ऊपर सारी ये कहानी, ये हत्या की गई है, जघन्य हत्या की गई है। और हमारी बिटिया अंकिता की हत्या का रहस्य आज भी अनसुलझा है। माननीय न्यायालय में ये मामला चल रहा है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष
भाजपा सरकार के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने, जांच अधिकारियों ने सही तथ्य रखे होंगे तो न्यायालय निश्चित रूप से इस पर कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश को इस फैसले का इंतजार है। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि कानून अपना काम करेगा, दोषियों को सजा मिलेगी। और इस मामले में क्योंकि न्यायालय ने, पुलिस ने पूरी सजगता से अपना काम किया है, तो अब राजनीति करने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होनी चाहिए। पहाड़ की बेटी अंकिता को दरिंदों ने बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। अब 2 साल से अधिक समय के बाद 30 मई को अंकिता हत्याकांड पर फैसला आने वाला है, जिस पर देवभूमि के साथ ही पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। अंकिता के पिता चाहते हैं कि कोर्ट उनकी मासूम बेटी की हत्या करने वाले दरिंदों को मौत की सजा दे। अब देखना होगा कि अंकिता के पिता की गुहार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, अशोक कुमार और पौड़ी से संवाददाता मुकेश बचेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो पीड़ित परिवार की ओर से मांग की जा रही है कि मौत के बदले मौत। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता ध्रुव रौतेला जी हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा मेहरा दसोनी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है। आपसे कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि शकुंतला रावत केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसके अलावा संजय नागपाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं ध्रुव जी आपके पास आना चाहता हूं। उम्मीद करें कि कल न्याय होगा, अंकिता और उनके परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की नज़र कल अदालत पर बनी रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से तो बिल्कुल साफ किया जा रहा है कि भाई जब तक वो कथित वीआईपी जब तक वो न्याय के कटघरे में नहीं आ जाएगा तब तक न्याय अधूरा ही माना जाएगा। देखिए शर्मा जी, मेरी भी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। मैं भी 2 पुत्रियों का पिता हूं और ये बहुत ही संवेदनशील, भावुक और आप कह सकते हैं इमोशनल और बहुत ही सेंटिमेंटल मैटर है। जिस तरीके से हमारे पहाड़ की भावनाएं हमारी बिटिया अंकिता के साथ है, पूरे देश की भावनाएं हैं। और निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं कुमाऊं मंडल से आता हूं और मैं हमारे न्याय के देवता, आप जानते हैं गोलू देवता जो महाराज हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मामला कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। और मुझे निश्चित रूप से ये उम्मीद है कि अंकिता के परिवार को, उनके माता पिता को, उत्तराखंड के हर एक नागरिक को न्याय मिलेगा। और मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट में आकर इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। और तीनों जो आरोपी थे शर्मा जी, चाहे वो पुलकित हो, अंकित हो, रोहित हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पिताजी जो दायित्वधारी रहे थे हमारी पार्टी में, उनको तत्काल बर्खास्त किया गया। तो सरकार ने तत्परता दिखाई और मुझे भी अपने शासकीय अधिवक्ता जो इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं उनसे पूरी उम्मीद है। और जस्टिस प्रिवेल हम कहते हैं। मुझे पूरी अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है कि कल अंकिता को और पूरे उत्तराखंड को, हमारी हर बेटी को न्याय मिलेगा। और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय कठोर से कठोर सजा इन दोषियों को सुझाएगा, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है जी। ठीक है, लौटूंगा सर मैं आपके पास लेके। गरिमा जी, अब तो क्योंकि अदालत को फैसला देना है, कल फैसले की घड़ी है, फैसला अब कल आना है, तो उसका इंतजार तो हमें करना ही होगा। कांग्रेस को क्या शंका है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक उस कथित वीआईपी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक न्याय अधूरा ही माना जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए अमित जी, बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए भी, क्योंकि पिछले 3 साल से हमने अंकिता भंडारी के विषय में चैनलों में या समाचार पत्रों में केवल बोला ही नहीं है, हमने अंकिता भंडारी को जिया है। ऐसा लगा कि जैसे वो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी आपने गिनाई अपनी रिपोर्ट में, ये सिलसिलेवार मुझे कंठस्थ याद है, क्योंकि रिपीटेडली इतने बार 3 साल में जिक्र आया।
मुझे समझ नहीं आता भाजपा के गिरने की हद क्या है, क्योंकि ध्रुव रौतेला जो यहाँ पर पूरा 500 ग्राम का मक्खन लगाकर बैठे हैं मुख्यमंत्री को, मैं बताती हूँ ना कितना गंभीरता से लिया इस सरकार ने। एक नया मैं एक दृष्टिकोण आपको देना चाहती हूँ कि भाजपा से संबंधित या भाजपा जिस भी अपराध में संलिप्त होगी उसको बचाने के लिए वो अपने सारे घोड़े खोल देती है। या आपने विजय शाह के केस में देखा होगा, या आपने उस व्यक्ति के केस में देखा होगा जो सड़क पर एक बहुत ही घिनौना कृत्य कर रहा है, वो भी भाजपा का लीडर बताया जा रहा है। उसकी वीडियो वायरल करने वाले 3 लोग बर्खास्त हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए, जेल भेज दिए गए, लेकिन उस व्यक्ति को कोई अभी तक सजा नहीं हुई। विजय शाह को अभी तक कोई सजा नहीं हुई, भाजपा से बाहर नहीं निकाला गया। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भाजपा से बाहर नहीं निकाला गया। अब मैं गिनाती हूँ मुख्यमंत्री, एक संवेदनशील मुद्दा है। जैसे अनवरत आपने ध्रुव को बोलने विजय शाह वाला मामला जो है, विजय शाह वाला मामला अदालत में चल रहा है, खून और मनोहर धाकड़ वाला जो मामला है भाई, मनोहर धाकड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको जेल में भेजा गया, बाद में उसको जमानत मिली। आपको बताती हूँ ना धामी जी कितने गंभीर रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए। इनकी स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रात के अंधेरे में 9 बजे या 10 बज रहे होंगे, वहां बुलडोजर चला दिया। क्या अलाउड है अमित जी? जहां जघन्य अपराध हुआ हो, जहां हमारी 19 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसका शव नहर में डाल दिया गया हो, क्या वहां के साक्ष्य और सबूत मिटाने वाली रेणु बिष्ट को यह परमिशन थी? क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर रेणु बिष्ट दिख रही है वीडियोस में, और बुलडोजर वाले को निर्देश देते हुए दिख रही है कि ये तोड़ो और वो तोड़ो। ये मैं अपने कयास नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर बैठे हैं हमारे सीनियर वरिष्ठ नागपाल जी, ये बताएंगे कि वीडियोस में रेणु बिष्ट जो है किस तरह से ध्वस्त कर रही है जो स्पॉट है। और ये जघन्य अपराध है साक्ष्य और सबूत में नष्ट करना। 2 बार वहां आगजनी हो गई। पुलिस की कस्टडी में जो वनंतरा रिजॉर्ट है उसमें 2 बार आगजनी हो जाती है, सारे सबूत साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जिस बिस्तर में सोती थी अंकिता भंडारी, उस बिस्तर को जो है स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया उसी वनंतरा रिजॉर्ट के। एक नहीं कितने बताऊं आपको। एसआईटी गठित होती है 28-29 सितंबर को। मुझसे पूछिए ना आप, डेट वाइज याद है मुझे। इनकी कोई पी रेणु है, उसको बैठाया जाता है, एक आईपीएस को बैठाया जाता है एसआईटी के हेड के तौर पर, और ढक्कन लग जाता है। जो खबरें निकल कर भी आ रही थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, बर्फ की सीली में मामला चला जाता है। अरे इतना तो क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई? क्यों नहीं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा? और अभी इन्होंने कहा कि देश में जलजला आ गया था इस पूरे प्रकरण से। अगर ये राष्ट्रीय खबर थी, एक बच्ची का मारा जाना, वाकई अंकिता भंडारी देश के अंतर्राष्ट्रीय खबर कहूंगी मैं तो इसको। इतनी किरकिरी हुई देवभूमि उत्तराखंड की इस पूरे प्रकरण से, लेकिन राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में तक मामला नहीं चलने दिया। इसमें सीबीआई की संस्तुति नहीं करी कि सीबीआई जांच हो। द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 3 साल हो गए, आंखें पथरा गई उन माँ बाप की। जिस गरीब घर के माँ बाप को अपनी 18-19 साल की बच्ची को बाहर काम पर भेजना पड़े, आप सोच सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। ठीक है, आज से 1 साल पहले ठीक है, ध्रुव जी जवाब दीजिए, नर्सिंग कॉलेज आज 3 लोग हमारे साथ हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों को थोड़ा सा मौका दिया जाए। अंकिता का आज तक नहीं लगा। ठीक है गरिमा जी, आप जवाब देते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़ा किए, आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ध्रुव जी उसका जवाब दें। ध्रुव जी भाई, आप तो ये कह रहे थे कि आपने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो पार्टी स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, हर स्तर पर आपने पूरी कोशिश की है। लेकिन आपके सामने गरिमा जी कह रही हैं कि भाई आपने ना तो ये केस सीबीआई को सौंपा, ना ही आपने इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे लूप होल्स रहे जिसको लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ध्रुव जी, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, गरिमा जी की तो आदत है, तुम लोगों को अंकिता भंडारी की भी और उसकी माँ की भी ना लगी तो मैं जवाब भी यही और तुम भी यही। मैम, तुम्हारे घर में भी बच्ची होंगी, तुम्हारी बहनें होंगी। एक बच्ची के लिए न्याय के लिए तुम लोगों ने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कम से कम तुम्हारी महिलाएं गायब हो गई। एक महिला कार्यकर्ता बताओ, आज ये जो है सिंदूर यात्रा निकाल रही है, कभी इन्होंने अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगा? और इनकी बदतमीजी की हद पहले आप रुकवाइए। नहीं, व्यक्तिगत कोई किसी पर नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बातचीत करिए। ध्रुव जी आप जवाब दीजिए ना, ध्रुव जी वो बोल रहे हैं, आप भी जवाब दीजिए ना सर। जो गरिमा दसोनी अंदर थी, गरिमा दसोनी इनका म्यूट कराइए, लगाते पुतला दहन करते अच्छा चलिए ठीक है। गरिमा जी प्लीज अब सुनिए। निकली आशा नौटियाल। ठीक है गरिमा जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, प्लीज एक बार सुन लीजिए उनको।
गरिमा जी मैं फिर से आपके पास आऊंगा, आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए, कम से कम जवाब तो ले लीजिए, नहीं तो अब बिना जवाब दिए वो चले जाएंगे, समय खराब हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, खराब होगा समय, क्या फायदा उसका। इतने सारे सवाल आपने खड़े किए हैं जो कि जेन्युइन प्रश्न है, उनका जवाब मिलना चाहिए। बोलिए आप ध्रुव जी, बोलिए आप। जवाब क्या है बताती हूं ना, मेरे मुख्यमंत्री ध्रुव जी आप बोलिए, ध्रुव जी आप बोलिए, ठीक है ध्रुव जी बोलेंगे आप, ध्रुव जी बोलेंगे, बोलिए आप। यहाँ डिबेट हो रही है अंकिता भंडारी पर, इसको मक्खन लगाने से फुर्सत नहीं मिल रही है अपने मुख्यमंत्री को। क्या किया तुम्हारे मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के लिए? प्लीज क्या किया बताओ ना। भाषा की शब्दों की मर्यादा रखिए गरिमा जी, प्लीज तुम करके नहीं, तुम करके नहीं, आप करके भी बात की जा सकती है। आज तक सुना है आग ठीक है लगते ध्रुव जी आप बोलिए। स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे किसको जेल में डाला? मैं कह रही हूँ चलो अंकिता सवाल किससे पूछ रहे हैं? ध्रुव जी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप बोलिए ना, आप बोल ही नहीं रहे सर। ध्रुव जी मैं बार बार सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप बोल ही रहे सर, आप बोल ही नहीं रहे। न्याय कौन करेगा? ठीक है गरिमा दसोनी जी का जो कौन करेगा कि वहां दो बार आग कैसे लग गई? है और जिस प्रकार से बदतमीजी हिंदी खबर के चैनल में कर रही है, मैं एक पत्रकार रहा हूँ, टीवी चैनल में पत्रकार रहा हूँ, मैं शब्दों की मर्यादा जानता हूँ। बताओ ना, आपने बहुत घटिया गाली दे दी क्या? अच्छा मुद्दे पर बात करते हैं। मैं आप दोनों से मेरा निवेदन है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाषा के शब्दों की मर्यादा आप रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा। मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं सर, समय बहुत कम होता है, समय बहुत कम होता है इस डिबेट के अंदर, आप भी जानते हैं, मुद्दे पर बात करिए। उनको हाई लगेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में लोट बता रहे हैं, ये गरिमा दसोनी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बैठी है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, वर्ड नहीं बोला है, जो बोला है दिल से बोला है। अच्छा चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, ठीक है ठीक है भाई, दोनों का ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। संजय जी भाई आपने तो पूरा प्रकरण देख रहा है किस तरीके से कैसे ये मामला आगे बढ़ता चला गया, और इसको लेकर जो राजनीति पहले हो रही थी और आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, हम सब देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, या आपको लगता है कि भाई ठीक है क्योंकि अब तो फैसले की घड़ी है, उसका इंतजार करना चाहिए कि क्या कुछ होता है, वो तो अदालत के हाथ में। संजय जी मैं आपको बता दूं कि ये मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल रहा है, क्योंकि एक भाजपा के नेता का बेटा और एक तत्कालीन जो है उपाध्यक्ष थे ओबीसी आयोग के, उनका भाई अगर इस घटना को अंजाम देता है तो ये सचमुच बहुत ही भयावह और खतरनाक घटना है। और जहां तक राजनीतिक दल महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये जाहिर होता है कि आप एम्पावरमेंट की बात जितनी करते हैं क्या उसको कुछ अमल में भी लाते हैं। जिस ढंग से इस बच्ची का जो है रेप और मर्डर हुआ है, मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल सिर्फ इसको मर्डर केस करके प्रचारित कर रहे हैं। अभी कल का समाचार में कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के देख रहा था कि 30 तारीख को फैसला आने वाला है, तो सो कॉल्ड अंकिता मर्डर केस। तो मैंने देखा इसमें कि ये मामला जब अंकिता ने खुद बताया कि 20 दिन का जॉब करने के बाद उसने रिसोर्ट में देखा कि वहां स्थितियां इतनी खतरनाक थी कि वहां पर सेक्स रैकेट्स और ये महिलाओं को इसमें डालने के सारे कार्यक्रम वहां चल रहे थे, और रिसोर्ट मालिक का पूरा दबाव था उस बच्ची के ऊपर भी कि तुम भी किसी के विशेष जो किसको सुविधा देनी थी उसके लिए आप आ जाओ सामने। अब बच्ची ने वो काम नहीं किया, इसलिए उसका रेप और मर्डर दोनों हुआ है। उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं जो बच्चे वहां काम कर रहे थे, उसने गवाही में भी कहा है कि वो जो है पुलकित उसके रूम में 1 घंटा रहा, और उसका जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन उसका रूम चेंज करके नीचे बेसमेंट में डाल दिया गया, जहां वो रहती थी वहां से हटा दिया उसको। उसके बाद मैं इस बात से बहुत सहमत हूं कि जो भाजपा विधायक रेणु बिष्ट, इन्होंने जो आदेश दिया उसमें ध्वस्तीकरण का, वो सारा ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी कहते हैं कि इसमें ध्वस्तीकरण का कोई आदेश नहीं हुआ है। मतलब भाजपा के विधायक इतने सक्षम हैं कि उन्होंने मौके पर जाकर सारे सबूत नष्ट कर दिए। देखिए हमें न्यायपालिका से ही मामले में उम्मीद है। अब कल क्योंकि फैसला आने वाला है इसलिए बहुत जल्दबाजी होगी कि हम कहें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और लेकिन सर मैं तो देख रहा हूं कि कई राज्यों में बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गरिमा जी भी यही बात बोल रही थी, आप भी ये बात बोल रहे हैं कि यहां ऐसा लगा कि सबूतों को मिटाने की, उनको नष्ट करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल अमित जी, इस मामले में बिल्कुल ऐसा रहा कि सबूतों को नष्ट किया गया, नहीं तो बुलडोजर चलाने के आदेश कहीं भी नहीं थे। और होटल के रिसेप्शन जो लड़की का संकांड हुआ है, वहां के स्टाफ ने बताया कि हमने देखा कि पुलकित आ रही है
और जो मैनेजर था और सभी लोग जो है, सौरभ थे, ये तीनों लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे और ये इन्होंने रेप भी कई बार किया है। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं उसमें लिस्ट में। तो हमें अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कल का, कि हम चाहते हैं कि अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर के उत्तराखंड तो क्या पूरे देश के लोगों के कलेजे में ठंडक आएगी। ठीक है, ध्रुव जी आप बोलिए। बिल्कुल, मैं नागपाल जी की बातों से सहमत हूँ। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए और जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई एक्शन उत्तराखंड की सरकार ने लिया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। गरिमा जी की बात जो भी है वो विपक्ष है ना कहें, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, केवल सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री की तारीफ भंडारी के साथ है। तारीफें और पहले शुरू निश्चित कर रूप देते से हो। मुझे उत्तराखंड के अपने शासकीय अधिवक्ताओं पे पूरा यकीन है, माननीय न्यायालय पे पूरा यकीन है। जैसा नागपाल साहब कह रहे थे, कल का दिन, कल की जब भोर होगी, एक नया सूरज निकलेगा, एक नया उजाला लेकर आएगा। और निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से भी कह रहा हूँ कि जो भी सबसे वर्स्ट से वर्स्ट इनको सजा होनी चाहिए, निश्चित रूप से हम खड़े हैं। और वो तो मामला ज्यूरिडिक्शन में है, कोर्ट ने तय करना है, माननीय न्यायालय ने तय करना है, जज साहब ने तय करना है। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गोलजू देवता महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों को, जो भी दरिंदे थे, वो सख्त से सख्त सजा मिले और आने वाले दिनों में एक नजीर पेश हो कि इस तरीके की हमारे देवभूमि में, उत्तराखंड में जो भी एक कृत्य करेगा उनको कानून सख्त से सख्त सजा देगा। धन्यवाद अंकित भाई। ठीक है, गरिमा जी जवाब दीजिए। आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार हम सबको करना चाहिए, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। गरिमा जी। देखिए, पत्र पर इन लोगों ने, मैं एक तो शुरुआत से आपको बताऊं अमित जी, इन लोगों ने इतना बिगाड़ा इस केस को कि अंकिता ने अपनी चिट्ठी में लिखा केवल 20 दिन की सर्विस थी उस लड़की की। आप सोचिए कि एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता है अपने घर वालों को कन्विंस करना और घर की दहलीज पार करना और एक खुले आसमान में और खुले समाज के बीच में जाना। उसने लड़ाई ली, लोहा लिया और अपनी दहलीज पार करके जब वो निकलती है तो उसको पता चलता है कि ये समाज तो दरिंदों से भरा हुआ है। पहली नौकरी थी, पहली जॉब, और उसने चिट्ठी में लिखा अपने माँ बाप को कि अपनी फर्स्ट सैलरी से मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। आप सोचिए कितना मार्मिक ये संदेश है अपने माँ बाप को। पहली सैलरी नहीं ले पाई अमित जी वो लड़की। और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे इंतजार है रेणु बिष्ट को कोई सजा हो, क्योंकि आज तक रेणु बिष्ट को किसी ने छुआ तक नहीं है। ठीक है, आप निलंबन तो छोड़िए, निष्कासन तो छोड़िए, शकुंतला जी आपकी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि कल फैसले की घड़ी है, कल फैसले का नहीं किया इनके संगठन ने दिन है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है, मैं कुमाऊं मंडल अदालत की ओर से कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि परिवार तो ये कह रहा है कि मौत के बदले मौत चाहिए। ठीक है गरिमा जी, ठीक है, हाँ शकुंतला जी आप बोलिए। बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सब स्टेडियम में बैठे हुए सुप्रिया रावत का सादर प्रणाम। देखो 2 साल 8-9 महीने हो चुके हैं अंकिता हत्याकांड को हुए जी, और इसकी सब प्रथम गवाह और इसकी सब प्रथम पहले से लेके आखिरी तक के हम लोग साथ रहने वाले। जिस दिन से वो गायब हुई है उस दिन से, जिस दिन से उसे बैराज से निकाला गया उस दिन से, जिस दिन उस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन से, और आज तक हम अंकिता हत्याकांड लड़ रहे हैं। 3 महीना हम लोग कोयल घाटी में बैठे, 9 दिन में भूख हड़ताल पे बैठी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार ने एक दफे भी किसी की सुध लेने की नहीं सोची तो अंकिता बेटी की क्या लेते। अंकिता बेटी का वो गरिमा जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। प्लीज शकुंतला जी बहुत देरी से जुड़ी है, उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आता हूँ, अगर समय बचेगा तो प्लीज। हाँ शकुंतला जी आप बोलिए। जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाह रही हूँ कि अंकिता हत्याकांड हमारे उत्तराखंड के लिए शर्मसार थी। और देखो सबसे पहले बात क्या है, पुलकित आर्य, सौरभ, अंकित। पुलकित आर्य किसका बेटा है? विनोद आर्य का। विनोद आर्य कौन है? भाजपा का राज्य मंत्री। तो हम क्या सोचें,
जब ये पूछो ना सरकार से और इन लोगों से ये पूछो कि जब अंकिता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भाजपा सरकार थी कहां? जहां पे कोयल घाटी में हम बैठे थे। चलिए बिल्कुल, समय मेरे पास इतना ही है। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है, न केवल देश के लिए, न केवल उत्तराखंड के लिए, बल्कि दुनिया भर में भी इस फैसले की बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इस रेप और जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। कल फैसले की घड़ी है। उम्मीद करते हैं कि न्याय के कटघरे में इनको खड़ा किया जाएगा और तीनों जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सजा जरूर होगी। क्योंकि परिवार भी यही कह रहा है कि मौत के बदले मौत, यानी कि फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन कल क्या कुछ होता है इसके लिए इंतजार तो करना ही होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।